Ivrit call, आसान इब्रानी, Biblical Hebrew made easy. This work is dedicated to Reverend Jared Mull, compiled by Bashir John. इब्रानी हरूफ तहज्जी, आलिफ, बेत, गीमेल, दालित, है, वाव, ज़य्यन, खैत, तेत, योद, काफ, लामित, मेम, नून, सामिक, आयन, पे, सादे, कौफ, रेश, शीन, ता। यहां एक बात याद रखने के लायक है कि शीन और सीन का इम्तियाज इस नुक्ते से होता है जो इनके ऊपर दिखाई दे रहा है। इब्रानी हरूफ तहज्जी में 22 हरूफ माने जाते हैं और शीन और सीन को एक ही हर्फ के तौर पर गिना जाता है। अलबत्ता इनमें फर्क करने के लिए इनको 2 हरूफ बनाने के लिए नुक्ते को दाईं तरफ और बाईं तरफ लगाते हैं ताकि शीन और सीन का इम्तियाज कायम हो जाए। याद रखने की बातें। नंबर 1, इब्रानी हरूफ को अरबी, फारसी और उर्दू की तरह दाईं तरफ से लिखा और पढ़ा जाता है। नंबर 2, इब्रानी हरूफ को ऊपर नीचे की 2 लकीरों के दरमियान लिखने की मश्क कीजिए। नंबर 3, नकल करते वक्त हल्की आवाज में हरूफ को दोहराएं ताकि पढ़ने की मश्क भी हो जाए। नंबर 4, लिखने के लिए कटी हुई या घड़ी हुई कलम इस्तेमाल करें ताकि इब्तदा में ही तहरीर खुशखत हो जाए। हरूफ तहज्जी के 6 ग्रुप्स: अबगद, हव्वज, खत्ती, कलिमन, साफस, करशत। पहला ग्रुप अबगद हमारे यहां मुरव्विज इस्तिलाह अबजद के मुमासिल है। हरूफ तहज्जी की 3 सूरतें: इब्तदाई सूरत यानी असल सूरत, फिर दरमियानी सूरत और फिर आखिरी सूरत। ये जो पहले कालम में आपको हरूफ नजर आ रहे हैं ये असल सूरत में हैं और इब्तदा में किसी लफ्ज के इब्तदा में भी इनकी शक्ल यही रहेगी, फिर दरमियान में भी इनकी शक्ल यही रहेगी। अलबत्ता आखिरी, अगर ये किसी लफ्ज के आखिर में इस्तेमाल होते हैं तो वहां इनकी शक्ल थोड़ी तब्दील हो जाएगी, जैसा कि आप ये तीसरे कालम में देख रहे हैं। पहला काफ दरमियान में आए तो अपनी असल हालत में ही रहेगा, आखिर में आए तो इसकी शक्ल आप देख सकते हैं और इसकी मिसाल इस लफ्ज में आप देख सकते हैं, दैरख। आपने देखा कि दैरख में काफ जो है उसकी शक्ल तब्दील हो चुकी है। इसी तरह मेम इब्तदा में आए तो अपनी असल शक्ल में रहेगा, दरमियान में आए तो भी अपनी असल शक्ल में रहेगा, लेकिन अगर किसी लफ्ज के आखिर में आए तो इसकी शक्ल तब्दील हो जाएगी, जैसा कि लफ्ज आम बमानी कौम या लोग में है। इसी तरह नून इब्तदा में आए तो अपनी असल शक्ल में रहेगा, दरमियान में आए तो अपनी असल शक्ल में ही कायम रहेगा, अलबत्ता आखिर में आने पर इसकी शक्ल तब्दील हो जाएगी, जैसा कि जाकिन, बुजुर्ग और ज़ईफ को जाकिन कहते हैं। इसी तरह पे इब्तदा में आए तो अपनी असल शक्ल में रहेगा, दरमियान में आए तो असल शक्ल में बरकरार रहेगा, अलबत्ता आखिर में आए तो इसकी शक्ल इस तरह हो जाएगी जैसे ये आप तीसरे कालम में देख रहे हैं।
اور مثال اس کی یہ ہے کسف. اسی طرح سادے ابتدا میں آئے تو اپنی اصل شکل میں رہے گا، درمیان میں آئے تو اپنی اصل شکل میں رہے گا، آخر میں آئے تو اس کی شکل تبدیل ہو جائے گی، جیسے کہ لفظ آرس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر کچھ حروف ایسے ہیں جن کی شکلیں آپس میں ملتی جلتی ہیں اور ایک مبتدی کو ان کی شکلیں اچھی طرح سے یاد رکھ لینی چاہیے تاکہ وہ کنفیوز نہ ہو، مغالطے کا شکار نہ ہو. پہلا آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے کالم میں بیت ہے. بیت اور کاف، ان کی شکلیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، لیکن جو نیچے کی لائن ہے اس سے آپ اس کا امتیاز کر سکتے ہیں. اسی طرح گیمل اور نون، ان کی شکلیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، لیکن امتیاز کا جو نشان ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے گیمل کا نیچے والا حصہ ایک جوتے کی ایڑی کے مماثل ہے. تیسرے نمبر پر ہے، خیت اور تاؤ، ان کی شکلیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، ان کے امتیاز کو بھی آپ نے قائم رکھنا ہے. چوتھے نمبر پر شین اور سین، اس حوالے سے آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جب اوپر نقطہ دائیں طرف ہو تو یہ شین ہوگا، اگر نقطہ بائیں طرف ہو تو یہ سین ہوگا. پھر میم اور سامک، ان کی شکلیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، البتہ ان کے جو نیچے کی بیس ہے وہ ان کے امتیاز کو قائم رکھتی ہے. پھر دالت اور ریش، ان کا امتیاز بھی آپ ذہن نشین کر لیجئے. پھر سادے اور آئین، ان کی شکلیں بھی آپس میں ملتی جلتی ہیں، لیکن امتیاز کے لیے آسانی بھی موجود ہے، آپ اس کو بھی ذہن نشین کر سکتے ہیں. پھر واو، زین اور نون کی فائنل فارم یعنی آخری شکل، جب یہ کسی لفظ کے آخر میں استعمال ہوتا ہے تب اس کی شکل یہ تیسرے کالم میں موجود نون کی طرح ہو جاتی ہے. تو یہ پھر واو اور زین سے اس کا مغالطہ ہو سکتا ہے. پھر کاف، کاف کی یہ فائنل شکل ہے، لیکن یہ بھی کنفیوزنگ ہو سکتی ہے نون کی فائنل فارم کے ساتھ، جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے. پھر کچھ ایسے حروف ہیں جن کی آوازیں آپس میں ملتی ہیں، ان کو بھی آپ ذہن نشین کر لیجئے. پہلے نمبر پر تیت اور تا. تیت اور تاؤ کی آوازیں آپس میں ملتی ہیں. پھر کوف اور کاف، ان کی آوازیں بھی آپس میں ملتی ہیں. پھر سامک اور سین، ان کی آوازیں بھی آپس میں ملتی ہیں. اب ہم اعراب کے حوالے سے کچھ جان لیں، یہ ضروری ہے. پہلا ہے کامس، یہ ہمارے الف مد آ کی طرح ہے، اس کی آواز لمبی کر کے اوپر کی طرف کھینچی جاتی ہے، جیسا کہ بیت کے نیچے آخری کالم میں آپ دیکھ سکتے ہیں. بیت کے نیچے جب کامس آیا تو اس کی آواز با ہو گئی ہے. پھر یہ دو نقطے جو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں دائیں بائیں، اس کو سیرے کہتے ہیں، یہ بھی اعراب کا ہی حصہ ہے. سیرے، سیرے کی آواز بڑی یہ کے برابر ہے. بیت کے نیچے سیرے موجود ہے اور اس کی آواز ہوگی بے. پھر سیرے یود ہے، یہ طویل سیرے ہے. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جب یہ کسی حرف کے نیچے استعمال ہو تو اس سے آگے یود کا اضافہ کرنا بہت ضروری ہے. پھر اس کی آواز بے سے زیادہ لمبی ہو جائے گی، بے. اب
खीरक योद आता है। खीरक योद योद से ज्यादा तवील होता है। ये छोटी ये से ज्यादा तवील की आवाज है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जब नुक्ता हो और नुक्ते के बाद योद बनी हो, लिखी हो, तो इसकी आवाज होगी बी। जैसा कि तीसरे कॉलम में आप बेत के नीचे योद मौजूद है, खीरक योद, और फिर योद आगे लिखा हुआ है। इसकी आवाज तवील होगी, बी होगी। ये जेर की तरह बी नहीं होगी। अगर योद ना हो, सिर्फ नुक्ता हो बेत के नीचे, तो इसकी आवाज जेर की तरह होगी, जैसे बी। लेकिन ये योद के साथ है, इसलिए इसकी आवाज होगी बी। इसी तरह खौलम, वाव के ऊपर एक नुक्ता होता है, थोड़ा सा दाईं तरफ करके, इसको खौलम कहते हैं। बाज़-औक़ात ये वाव के साथ आता है, बाज़-औक़ात ये नुक्ता जो है ये सिर्फ किसी हर्फ पर मौजूद हो तो उसको भी खौ की तरह पढ़ते हैं। जैसा कि आखिरी कॉलम में आप देख सकते हैं, दो तरह की शक्लें दी गई हैं। पहले बेत और वाव खौलम, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, और फिर स्लैश के बाद आप देख सकते हैं सिर्फ बेत के ऊपर दाईं तरफ एक नुक्ता मौजूद है। इसकी आवाज होगी बो। इसी तरह शूरक, वाव के पेट में जब नुक्ता हो तो उसको शूरक बोलते हैं, और इसकी आवाज लंबी पेश और वाव की तरह होगी। जैसा कि खुद शूरक में शू मौजूद है। बेत के साथ, ये तीसरे कॉलम में आप देख सकते हैं, बेत के साथ वाव शूरक लिखा हुआ है। तीसरे कॉलम में आप देख सकते हैं कि बेत के बाद वाव है और वाव के पेट में एक नुक्ता है। इसकी आवाज होगी बू। इस तरह तमाम आवाजें कामिस के साथ बा, सेरे के साथ बे, सेरे योद के साथ बे, खीरक योद के साथ बी, खौलम के साथ बो, और शूरक के साथ बू। याद रखने की बातें। नंबर 1, कामिस उर्दू की खड़ी अलिफ और मद्दा के मुसावी है, लेकिन कभी कभी यह सादा जबर के वजन पर भी पढ़ा जाता है। नंबर 2, सेरे उर्दू की बड़ी ये के मुसावी है, लेकिन जब इसे योद के साथ लिखा जाए तो इसको मजीद लंबा करके पढ़ना चाहिए, जैसा कि बे। नंबर 3, खीरक योद अरबी के या के मुसावी है। नंबर 4, खौलम उर्दू के वाव के मुसावी है। नंबर 5, शूरक उर्दू के पेश के मुसावी है, लेकिन इब्रानी में यह जरा ज्यादा लंबी करके अदा की जाती है, जैसे कि ऊ की आवाज को अदा किया जाता है। अब आप इन तमाम हुरूफ की, जितने भी 22 के 22 हुरूफ हैं, और अगर आप शीन को और सीन को अलग अलग कर दें तो ये 23 हुरूफ बन जाएंगे। आप इनकी मश्क कर सकते हैं कामिस के साथ लिखकर, जैसा कि ये मिसाल के तौर पे आपको चार्ट नजर आ रहा है। अलिफ के नीचे कामिस आ की आवाज देगा, बेत के नीचे कामिस बा की आवाज देगा, गीमल के नीचे कामिस गा की आवाज देगा। इसी तरह दालित के नीचे कामिस दा की आवाज देगा, और तरतीब से आप बाकी हुरूफ को भी इसी तरीके से पढ़ सकते हैं। इसी तरह सेरे के साथ आप तमाम हुरूफ की मश्क कर सकते हैं। अब हम आते हैं छोटे एराब की तरफ, जिन्हें कोताह एराब भी कह सकते हैं। पहला है पतख। आप देख सकते हैं पहले कॉलम में, ब्लैक वाले कॉलम में मौजूद है। जब यह किसी हर्फ के नीचे हो तो इसकी आवाज जबर की तरह होती है, जैसा कि तीसरे कॉलम के आखिर में बेत के नीचे ये मौजूद है और इसके साथ नून की फाइनल फॉर्म है, तो ये बना बन। बे के ऊपर जबर के साथ इसको पढ़ना है,
बन। फिर सेगुल, 3 नुक्ते हैं, 2 ऊपर और 1 उनके नीचे, जैसा हमारा उर्दू का पे होता है, चे होता है, और उनके नीचे ये 3 नुक्ते लगाए जाते हैं। सेगुल जब हो तो इसकी आवाज थोड़ी सी जबर से हमजा की तरफ जाती है, जैसे बेन, ये बेन पढ़ा जाएगा इसको। बेत और नून की फाइनल फॉर्म और बेत के नीचे सेगुल मौजूद है, इसलिए ना तो ये बन पढ़ा जाएगा ना बिन पढ़ा जाएगा, बल्कि ये बेन पढ़ा जाएगा। फिर आ जाता है खीरक, 1 नुक्ता है, 1 हमने पढ़ा खीरक योद, ये सिर्फ खीरक है, सिर्फ नुक्ते के साथ इसको योद के तौर पे पढ़ा जाएगा, जेर की आवाज होगी इसकी, इसको खीरक कहेंगे, सिर्फ खीरक, खीरक योद नहीं कहेंगे। खीरक कोताह, ये आगे तीसरे कॉलम में आपको बेत के नीचे लगा हुआ नजर आ रहा है और इसके साथ नून की फाइनल फॉर्म है, जिससे इसकी आवाज बनती है बिन। इसी तरह कामिस खातीफ है। कामिस एक सादा कामिस है, जैसा कि हम पीछे पढ़कर आए हैं, और ये कामिस खातीफ है। इनकी कोई शनाख्त और पहचान नहीं है, ये सिर्फ अहले जुबान इसको अदा कर सकते हैं। उनका थोड़ा सा लहजा इसमें कोताह हो जाता है और ये अलिफ मद आ की जो लंबी आवाज है उसको शॉर्ट करके पढ़ते हैं, जैसा कि ये बेत के नीचे मौजूद है तीसरे कॉलम में और नून की फाइनल फॉर्म इसके साथ है। लिहाजा ये देखने में तो बान लिखा हुआ नजर आता है, लेकिन अहले जुबान इसको बान पढ़ने की बजाय बौन पढ़ते हैं। इसी तरह किबूस है, ये 3 नुक्ते आप देख सकते हैं जो सीढ़ी की तरह बने हुए हैं, इनको किबूस कहते हैं। और तीसरे कॉलम में बेत के नीचे ये मौजूद है और इसके साथ नून की फाइनल फॉर्म बनी हुई है। इस तरह ये पेश की आवाज निकालेगा, जैसा कि आगे लिखा हुआ है बुन। फिर आ जाते हैं मुरक्कब एराब की तरफ। मुरक्कब एराब क्या होते हैं? मुरक्कब एराब वो होते हैं जो शिवा के साथ आते हैं। शिवा 2 नुक्ते हैं जो ऊपर नीचे बैठे होते हैं और इनके साथ बाकी के एराब जब मौजूद हों तो इनको मुरक्कब एराब कहते हैं। जैसा कि अनाशीम में आधी पतख इस्तेमाल हुई है और ये पहले कॉलम में मौजूद है। पतख के साथ जब शिवा मौजूद हो या शिवा के साथ ये पतख बनी हो तो इसको आधी पतख कहते हैं, जैसा कि तीसरे कॉलम में अनाशीम के साथ ये मौजूद है। फिर आदि सेगुल है। आदि सेगुल शिवा के साथ जब ये 3 नुक्ते हों तो इसको आदि सेगुल कहते हैं और आदि सेगुल लफ्ज एलोहीम के पहले अलिफ के नीचे मौजूद है। इसी तरह शिवा कामिस यानी आदि कामिस आखिरी कॉलम में आप देख सकते हैं, तीसरे कॉलम में ये मौजूद है, इसको आदि कामिस कहते हैं। इसकी मिसालें जुबान में बहुत कम हैं। याद रखने की बातें। नंबर 1, इब्रानी पतख उर्दू, अरबी और फारसी के जबर के बराबर है। नंबर 2, इब्रानी सेगुल उर्दू, अरबी और फारसी के हमजा के बराबर है। नंबर 3, इब्रानी खीरक कोताह उर्दू, अरबी और फारसी के जेर के बराबर है। नंबर 4, इब्रानी में कामिस की 2 अकसाम हैं, एक सादा कामिस और दूसरा कामिस खातूफ या खातीफ है। दोनों की सूरत तो एक ही है, लेकिन बाज मुकामात पर उनकी आवाज में बस हल्का सा फर्क लाया जाता है। नंबर 5, किबूस उर्दू, अरबी और फारसी की पेश के बराबर है। नंबर 6, इब्रानी में मुरक्कब एराब लहजे की तेजी को जाहिर करने वाले निशानात हैं। जिन हरूफ के साथ मुरक्कब एराब मौजूद होंगे उनकी अदायगी के वक्त
محض ان کی موجودگی کا احساس دلایا جاتا ہے۔